अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और अपने एमडी कैट की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, मंजिल सीरीज के एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ मैं और मेरी टीम आपके एमडी कैट की प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए, चार चांद लगाने के लिए और तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए हाजिर है। मेरा बेटा, आपको जो ये वन शॉट लेक्चर की सीरीज दी जा रही है, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आप किस तरह से उठा सकते हैं। नंबर एक, लेक्चर को तरीके से फोकस के साथ सारी नोटिफिकेशंस को ऑफ करके तमीज से देखो एक सेटिंग में। लेक्चर के प्रॉपर नोट्स बनाओ, जिन क्वेश्चन को टीचर दौरान लेक्चर सॉल्व कर रहे हैं उनको देखो और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स कितने बेहतर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ आपके जितने ऐसे दोस्त हैं जिनका आपको पता है कि उनका बैकलॉग जमा होता जा रहा है और उनका कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ, उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई, उनको लाजमी इन वन शॉट लेक्चर्स को देखने के लिए रिकमेंड करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। साथ ही साथ मैंने मेक श्योर किया है कि मैं और मेरी टीम के जितने टीम मेंबर्स हैं वो आपको इस वन शॉट लेक्चर में हर वो चीज कवर कराएं जो पीएमडीसी का एमडी कैट क्रैक करने के लिए जरूरी है। ना तो पीएमडीसी के सिलेबस से बाहर जाके कोई एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए, ना पीएमडीसी के सिलेबस में रहते हुए कोई चीज कम की जाए। तो ये जो वन शॉट लेक्चर हैं, ये आइडियल, डेडिकेटेड, टारगेट ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं एमडी कैट 2026 को क्रैक करने के लिए। मेरा बेटा, ये वही पूरी की पूरी टीचिंग टीम है जिसने जस्ट लास्ट ईयर 2025 में 220 से ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करे हैं इस फिजिकोमैटिक्स के प्लेटफॉर्म से, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अगर मैं आपको शो करूंगा तो मेरे बच्चे, ये सारे के सारे वो रिजल्ट्स हैं जो इसी टीम ने प्रोड्यूस किए हैं, जो आपको मंजिल सीरीज के अंदर वन शॉट लेक्चर्स दे रही है। आप देखोगे तो इसके अंदर आपको जैसे ये सैयद महमूद नजर आ रहा है जिसकी सिंध के अंदर पहली पोजीशन थी, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स आपको इसमें नजर आ रहे हैं। दादू में पोजीशन, मिटियारी की पोजीशन, सांगड़, सखर, ठट्टा, टंडो मोहम्मद खान, ये सारी पोजीशंस आपको नजर आएंगी physicomatic.com के रिजल्ट वाले सेक्शन के ऊपर। उमरकोट, कराची, नौशेरो फिरोज, सांगड़, लाइन से मेरा बेटा आप देखते चले जाओगे। ये टोटल आपके पास कोई 200 के करीब डॉक्टर्स हैं, 220 के करीब डॉक्टर्स हैं जिनकी आपको तस्वीरें यहां पे नजर आ रही होंगी। तो मेरे बच्चे, यही पूरी टीम आपको भी एमडी कैट की प्रिपरेशन करा रही है और जिस तरह से आपको एमडी कैट की प्रिपरेशन कराई जानी चाहिए बिल्कुल वैसे ही आपको लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं। तो अब आपके पास कोई भी लूप होल नहीं होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि हमारे एमडी कैट के अंदर अच्छे नंबर क्यों नहीं आए। तो उम्मीद है आप अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करोगे और बहुत अच्छा एमडी कैट का स्कोर लेकर आओगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ चैप्टर ऑफ ए सेलुलर लाइफ। ये जो चैप्टर ए सेलुलर लाइफ है, इट्स एक्चुअली अ चैप्टर विच कम्प्लीटली बिलोंग टू द वायरस। अच्छा, वायरस की क्या क्या उसमें चीज़ें ऐड होंगी, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द डिस्कवरी ऑफ वायरस हम देख लेते हैं। इसके अलावा वायरस के बारे में उसकी जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोम, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैप्सिड शेप और ऑन द बेसिस ऑफ द होस्ट, ठीक है, एंड देयर आर सम ऑफ द वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिजीजेस। तो ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट वायरस के रिगार्डिंग है और हम इसमें इंट्रोडक्शन में की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो डिस्कवरी ऑफ वायरस का जो जिक्र हो रहा है वो यूजुअली जो सबसे पहला वर्ड टर्म वायरस यूज़ हम करते हैं, ये जो वर्ड वायरस है यूजुअली इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड जो कि है वायरॉन। ये वायरस का वर्ड हमने वायरॉन से डिराइव किया है जिसका मतलब होता है पॉइजन, ठीक है, मीनिंग लफ्जी मतलब पॉइजन है, या इसको हम लोग स्लाइमी लिक्विड कंसीडर के तौर पर भी कंसीडर करते हैं। एक्चुअली वायरसेस जो अब तक हमारे वायरस की नॉलेज है वो एक्चुअली डिजीज़ कॉजिंग होते हैं और उनका लिविंग टिश्यूज़ को डायरेक्ट बेनिफिट कहीं नहीं होता, ठीक है, यानी कोई म्यूचुअलिस्टिक वायरसेस कंसीडर नहीं कर रहे हम। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी में हमने वायरस को ज़रूर इस्तेमाल किया है फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो डिस्कवरी ऑफ वायरस से रिलेटेड देखें तो जो वायरस का वर्ड है वो एक्चुअली लैटिन से यानी वायरॉन से जो है ना वो निकला है। अब यहाँ कुछ पॉइंट डिस्कस हुए, हिस्टोरिकल डिस्कवरी। अच्छा, डिस्कवरी बहुत बैक पे, बहुत पास में गई हुई है, कुछ इस तरीके से
कि 1884 का आउटलाइन 1892। अब 84 में चार्ल्स चैम्बरलेन जो है वो असिस्टेंट था लुइस पास्चर का, ठीक है। लुइस पास्चर को तो आप जानते होंगे, पास्चराइजेशन का जो बहुत फेमस प्रोसेस है जिसमें हम दूध को पास्चराइजेशन के ज़रिए जो है ना वो बैक्टीरियल ग्रोथ से प्रिजर्व करते हैं। तो जो चार्ल्स चैम्बरलेन था उसने अपने लुइस पास्चर के जो असिस्टेंट के तौर पे काम करा था, उसने एक मेम्ब्रेन बनाई थी, पोर्सिलेन फिल्टर मेम्ब्रेन। सो यूजुअली इन्वेंटेड द चैम्बरलेन पास्चर पोर्सिलेन फिल्टर, यानी हम इसको डायरेक्टली पोर्सिलेन फिल्टर मेम्ब्रेन या चैम्बरलेन फिल्टर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इस मेम्ब्रेन का पोर साइज था 0 यानी एक छोटी सी मेम्ब्रेन जिसके अंदर बारीक होल जिसमें 0.1 माइक्रोमीटर साइज था। यानी कोई चीज़ जो इस साइज से बड़ी होगी वो इस मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकती, लेकिन जो चीज़ इस साइज से छोटी होगी वो इसको पार कर लेगी। तो यहाँ पे जो पोर साइज, अब जैसे ना हमारे पास सुबह चाय जब हम फिल्टर करते हैं तो एक सीव होती है, छन्नी होती है। अब उसमें हमें मालूम है कि भाई इलायची है, पत्ती वगैरह है, वो तो नहीं जाएगी क्योंकि पोर साइज इतना छोटा है कि वो जाने नहीं देगा। लेकिन होगा क्या कि उसमें जो चाय है वो निकल जाती है। तो इसी तरीके से इस पोर्सिलेन, असल में उनका मकसद ये था कि उस वक्त ज़्यादातर बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां थी वो बहुत ज़्यादा थी, वायरस का तो किसी को मालूम नहीं था। तो उसमें जो पानी वगैरह था वो इस्तेमाल के काबिल करने के लिए, ताकि उसमें बैक्टीरिया ना हो, तो पानी को इस मेम्ब्रेन से गुजारा जाता था। और ये एक्चुअली कैपेबल ऑफ रिमूविंग बैक्टीरिया मोर देन 0.2 माइक्रोन, यानी अच्छा छोटे से छोटा बैक्टीरिया भी अब तक जो डिस्कवर्ड है उसका साइज 0.2 है और ये खुद 0.1 है। तो इसका मतलब है इस मेम्ब्रेन को कोई भी बैक्टीरिया पार कर ही नहीं सकता। लेकिन इस इन्वेंशन का फ़ायदा जो है ना वो हमें इन फ्यूचर 1892 में जब डिमिट्री आइवानोव्स्की ने, अच्छा इनका अपना मकसद 1884 में जब चैम्बरलेन ने बनाया तो उनका मकसद ये था कि भाई हम बैक्टीरिया को रिमूव कर सके पानी से, ताकि पीने का पानी साफ मिले तो बीमारियां कम हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद 1892 में एक बीमारी थी लाइक टोबैको लीव्स, इन्फेक्टेड टोबैको लीव्स थे। अब हुआ ये कि टोबैको लीव्स इन्फेक्टेड थे तो सबका यही ख्याल था कि भाई एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बट किसी को कंफर्म नहीं था कि किस तरह का और कौन सा बैक्टीरिया। लेकिन एक साइंटिस्ट था डिमिट्री आइवानोव्स्की, ये बात है 1892 की, उसका ये ख्याल था, उसकी ये थॉट्स थे कि ये कोई बैक्टीरिया लगता नहीं है, इट्स समथिंग एल्स। अच्छा उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया वो मैं आपको आउटलाइन बता देता हूँ। उसने ये किया कि ही एक्चुअली कलेक्टेड मैनी ऑफ दैट साइंटिस्ट अराउंड, और उसने सबसे कहा कि देखें आपको याद होगा 1884 में एक मेम्ब्रेन बनी थी, पोर्सिलेन फिल्टर मेम्ब्रेन, है ना। और उसका काम क्या था कि वो क्या करती है, टू रिमूव बैक्टीरिया। तो सबने कहा हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल मेम्ब्रेन अच्छी थी और वो काम करती है। तो उसने ये कहा कि देखो मैं इन्फेक्टेड टोबैको लीव्स ले रहा हूँ तुम्हारे सामने, मैं उनको जो उनका जूस निकाल रहा हूँ, ठीक है। और उनका जो जूस है उसमें जाहिर सी बात है वो इन्फेक्टेड, वो बैक्टीरिया भी होगा जिससे वो पत्ते बीमार हैं। इन्फेक्टेड लीव्स का, टोबैको लीव्स का लाइक जूस बनाया उसने, ठीक है। अच्छा फिर उसने क्या किया, सबके सामने इस मेम्ब्रेन से फिल्टर किया और सबको कहा कि अब मेरे पास जो है ना वो यहाँ पे फिल्टर्ड टोबैको लीव्स का जूस मौजूद है, ठीक है। अब अगर आप लोगों की बात ठीक है कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो देखिए आपके सामने मैंने इस टोबैको लीव्स का जो जूस है उसे फिल्टर कर दिया, इसका मतलब इसमें बैक्टीरिया अब नहीं है। अब मैं इसको अप्लाई करूंगा हेल्दी लीव्स पे, तो अगर आप सबकी बात ठीक होगी ना तो हेल्दी लीव्स को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा बैक्टीरिया तो रिमूव हो गया, और अगर मैं ठीक हुआ तो देखिए इन्फेक्शन हो जाएगा। अब उसने क्या किया, वो जो फिल्टर्ड जूस था जिसको इन्फेक्टेड टोबैको लीव्स का, जिसको मेम्ब्रेन से गुजारा है, जब उसको हेल्दी टोबैको लीव्स पे लगाया तो हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना वो पत्ते इन्फेक्टेड हो गए। यानी अगर वो बैक्टीरियल डिजीज़ होती तो उसके अंदर तो बैक्टीरिया है नहीं, क्योंकि हमने तो पोर्सिलेन फिल्टर यूज़ किया। वहाँ से फिर ये बात क्लियर हो गई कि हाँ यार ये बात तो ठीक है, बैक्टीरिया नहीं है, इट्स समथिंग एल्स। बट कंफर्म नहीं था कि समथिंग एल्स क्या है, इट्स एक्चुअली इवन स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। तो वहाँ पे फिल्टरेबल वायरसेस का नाम जो है ना फिल्टरेबल लिक्विड में, तो यहाँ पे ही फाउंड दैट द फिल्टर्ड सैप फ्री ऑफ बैक्टीरिया
still cause disease in the healthy plants, जो मैंने अभी आपको बताया, and concluded that an infectious agent smaller than bacteria, यानी उसके ख्याल में वो बात दुरुस्त थी कि ये कुछ बहुत ही छोटा है जो बैक्टीरिया से भी है, टोबैको मोज़ेक डिजीज, ये नाम वहाँ से फिर डेवलप हुआ। अच्छा, उसके बाद आगे जाके अब ये 1892 के बाद, पहले 1884 फिर 1892, अब ये आ गया 1899। अब मार्टिनस बीजरिंग एक और साइंटिस्ट जो था, उसी ने इस बात को प्रूव किया, उसने भी टोबैको मोज़ेक डिजीज पे फर्दर स्टडीज की। तो ही प्रपोज दैट द एजेंट वाज अ कॉन्टेजियस लिविंग, वो जो फ्लूइड था उसको नाम दिया कॉन्टेजियस। जब वो किसी चीज़ को टच करता है ना, किसी प्लांट को, जैसे टोबैको प्लांट को, तो वो कॉन्टेजियस बीमारी के तौर पे उसको इन्फेक्ट, तो नाम दिया कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड। एंड दीज एजेंट वर लेटर नेम्ड, और बाद में इन एजेंट को नाम दिया गया वायरसेस का, यानी फिल्टरेबल वायरसेस, ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली उस पोर्सिलिन फिल्टर से भी नहीं रुक पा रही हैं। 1935 में, फिर उसके बाद देखें 1899 के बाद फिर तकरीबन 36 ईयर्स लेटर, तो WM स्टैनले क्रिस्टलाइज, उसने फिर आइसोलेट किया टोबैको मोज़ेक वायरस को, यानी सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया, आइसोलेट किया स्टैन, और फिर हमने वायरस को ऑब्जर्व किया। 1935 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी इन्वेंट हो गया था। सो द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एनेबल्ड विजुअलाइजेशन ऑफ द वायरसेस। तो आज हम वायरसेस को विजुअलाइज कर पाते हैं बिकॉज नाउ वी हैव दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसकी मदद से हम इतनी डिटेल इमेज हासिल कर पाए। द स्टडी ऑफ वायरस एक्चुअली नोन एज वायरोलॉजी। तो बैकग्राउंड में कुछ बातें, चार्ल्स चैम्बरलैंड और लुइस पास्चर, इनकी कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट वायरस से रिलेटेड नहीं थी। इनकी कंट्रीब्यूशन में एक्चुअल जो पॉइंट था वो ये था कि भाई वो उन्होंने पोर्सिलिन फिल्टर मेम्ब्रेन बनाई बैक्टीरिया को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड आया वो ये था कि 1892 में जब ये बीमारी फैली, टोबैको मोज़ेक डिजीज, टोबैको लीव्स जो इन्फेक्टेड हो रहे थे, तो फिर वहाँ से डिमिट्री इवानोव्स्की ने इस चीज़ को ट्रिगर आउट किया कि यार ये बैक्टीरिया नहीं है, ये समथिंग एल्स, क्या है कंफर्म नहीं, बट इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया। फिर बीजरिंग ने 1899 में इस बात को फोर्स किया कि हाँ ये कॉन्टेजियस लिविंग टिश्यू है और लिविंग फ्लूइड है, और ये ही जो है ना ये डिजीज़ को कॉज कर रहा है टोबैको मोज़ेक वायरस के तौर पे। और फिर उसको फाइनली क्रिस्टलाइज करके आइसोलेट किया स्टैनले ने, और हमने फिर विजुअलाइज किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। तो ये तो एक डिस्कवरी ऑफ वायरस के रिलेटेड बात हो गई। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर ले। अगर हमसे ये टॉपिक पूछा जाए तो इस टॉपिक के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? लाइक द टर्म वायरस इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। तो लैटिन वर्ड क्या था? वायरियन था, विट्रम था, वायरॉन था। एक्चुअली वायरॉन लिटरल जो है वर्ड यूज किया था। वायरियन या विरॉइड्स और प्रायोन जो हम डिस्कस करते हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे। तो यहाँ वायरॉन जो है वो एक्चुअली लैटिन वर्ड है जिसको हम पॉइजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हु इन्वेंटेड द पोर्सिलिन। अब पोर्सिलिन फिल्टर मेम्ब्रेन कैपेबल ऑफ रिमूविंग बैक्टीरिया, तो इन्वेंट किसने की थी? चैम्बरलैंड, चार्ल्स चैम्बरलैंड, ठीक है, जो कि असिस्टेंट था लुइस पास्चर का। लुइस पास्चर एक्चुअली एक साइंटिस्ट जिसने पास्चराइजेशन का जो मेथड है वो डेवलप किया था। तो यहाँ पे इस MCQs का आंसर हमें चार्ल्स चैम्बरलैंड मिलेगा। द पोर साइज ऑफ चैम्बरलैंड मेम्ब्रेन, यानी चैम्बरलैंड पास्चर पोर्सिलिन फिल्टर मेम्ब्रेन सबसे छोटा स्मॉल पोर साइज है, और हमने बताया था वो पोर साइज है 0.1 माइक्रोमीटर, और दुनिया का छोटे से छोटा बैक्टीरिया 0.2 है, मतलब वो इससे छोटा तो है ही नहीं, तो वो इसको पार ही नहीं कर सकता। तो 0.1 माइक्रोन, यस दैट इज द ऑप्शन डेल्टा डी आंसर वुड बी करेक्ट फॉर दिस MCQs। व्हाट डिड डिमिट्री इवानोव्स्की, ठीक है, डिमिट्री इवानोव्स्की ने क्या कंक्लूड किया था अबाउट हिज एक्सपेरिमेंट विद फिल्टर टोबैको सैप। टोबैको जूस जो मैंने बात की थी, तो एक्चुअली उसने क्या फाइंड आउट किया कि समथिंग इवन स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया ही होता तो वो तो पोर्सिलिन फिल्टर मेम्ब्रेन में फिल्टर हो चुका था, अगर वो होता तो फिर तो बीमार होना नहीं चाहिए था हेल्दी लीव्स को। So disease was caused by bacteria? No. An agent smaller than the bacteria caused tobacco? Yes. He actually find out कि it is something which is even smaller than a bacteria. ठीक है, और ये बैक्टीरिया से भी छोटा ही है, बट इवन दो वो भी कंफर्म नहीं था कि ये है क्या। बाद में फिर पता चला कि इट्स एक्चुअली टोबैको मोज़ेक वायरस नाम दिया। अच्छा, हु प्रपोज दैट इन्फेक्शियस एजेंट वाज अ कॉन्टेजियस। हाँ, फिर बाद में 1899 में ये जो वर्ड यूज किया ना, कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड, ये जो स्टेटमेंट दी थी ये डिमिट्री इवानोव्स्की के बाद एक साइंटिस्ट था मार्टिनस बीजरिंग,
तो मार्टिनस बीजरिंग के नाम बीजरिंग ये रहा, तो इसने ये चीज़ ऐड किया कि यस इट्स अ लिविंग कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड, जो एक्चुअली जब ये लीव्स के कांटेक्ट में आता है तो उनको भी इन्फेक्ट कर देता है। द फर्स्ट वायरस टू बी क्रिस्टलाइज, हाँ अब यहाँ से सवाल है कि सबसे पहला दुनिया का वायरस जिसको क्रिस्टलाइज किया था, अच्छा क्रिस्टलाइज किया था स्टैनले ने, ठीक है, दैट वाज अराउंड 1935, लेकिन वो जो वायरस था वो एक्चुअली था क्या, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस TMV। तो इस MCQ का ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा, विच ईयर वाज TMV क्रिस्टलाइज, अब ये वाला स्टेटमेंट है, कौन से साल में टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया था स्टैनले ने, दैट वाज 1935, तो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर। और विच टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अलाउड डायरेक्ट, अच्छा कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसकी डेवलपमेंट या इन्वेंशन के बाद हम वायरस को विजुअलाइज कर पाए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यस डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर द मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप दैट कैन इवन visualize a small size of a bacteria, sorry virus, virus are even smaller than bacteria, like 1000 up to 1000 time viruses are even smaller than bacteria, तो बैक्टीरिया से भी छोटे 1/1000 times होते हैं वायरस। The study of virus is called, वायरस की स्टडी को आप क्या कहेंगे, एक्चुअली वी नो दैट वायरोलॉजी, ठीक है, ये बैक्टीरियोलॉजी या फिर माइकोलॉजी वगैरह वो तो फिर आपके पास जो है ना वो उसमें आ जाते हैं, फंजाई वगैरह के लिहाज से, इम्यूनोलॉजी, एवरीवन दे आर समथिंग डिफरेंट, तो वायरस की स्टडी के लिए वायरोलॉजी का वर्ड यूज हो रहा है। एंड नेक्स्ट वी हैव द स्टेटमेंट, व्हाट डिड मार्टिनस बीजरिंग कंट्रीब्यूट टू वायरोलॉजी, मार्टिनस बीजरिंग की कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वायरस की स्टडी से रिलेटेड, प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड, और उसने ये एंडोर्स किया कि हाँ जो 1892 में डिमिट्री इवानोव्स्की ने जो ट्रिगर आउट किया था कि भाई इट इज़ समथिंग इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया, तो हाँ ये कुछ ऐसा ही है, ये वायरस है, ठीक है, तो फिर उसके नाम से फिल्ट्रेबल वायरस का नाम आगे दिया गया, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आती है वायरस की क्लासिफिकेशन, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू PMDC जब आप इस चैप्टर को फोकस करते हैं तो वायरस की क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। 3 मेन क्लासिफिकेशन आप देखते हैं, उसमें हम डिजीज बेस भी ऐड कर देते हैं, यानी वायरस की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोम, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप like capsid, on the basis of their host to which they infect, and on the basis of their diseases, whatever the type of disease they cause, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले जो मोर अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन थी वो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है, जिनको हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बेस्ड ऑन द जीनोम, अच्छा यहाँ पे जीनोम की बेस पे, यानी सिंगल स्ट्रैंड DNA, डबल स्ट्रैंड DNA, सिंगल स्ट्रैंड RNA, डबल स्ट्रैंड RNA, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास वायरसेस हैं जिनको ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम हम क्लासिफाई करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव वायरसेस शो अ ग्रेट स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी, दे हैव अ ग्रेट स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। अ मेजर क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय द डेविड बाल्टीमोर इन 1971, और बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन मॉडिफाइड हुई है 2018-19 के अंदर। जो मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन है वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड वायरसेस आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन द जीनोम एंड द टाइप ऑफ रेप्लिकेशन, यानी हमने वायरस को उनकी टाइप ऑफ जीनोम, क्या वो DNA या वो RNA बेस्ड वायरस है, या वो सिंगल या वो डबल स्ट्रैंड RNA बेस्ड वायरस है, क्या वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या ट्रांसक्रिप्शन करने वाले वायरस है, इन सब की बेस पे हमने उनको उनकी रेप्लिकेशन और प्लस जीनोम दोनों की बेस पे क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले जो हमारे पास वायरस है वो DNA वायरसेस हैं। अच्छा, हमें पता है कि हर वायरस का एक होता है कोर, एक होता है कोट। कोर उसका सेंट्रल पार्ट होता है जो न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, और कोट उसकी आउटर कवरिंग होती है जो कैप्सिड है, प्रोटीन से बना हुआ। तो हमें ये बात तो मालूम है ना कि वायरसेस, ए सेलुलर का लफ्जी मतलब क्या था, ए इज नॉट एब्सेंट बायोलॉजी में, और सेलुलर मतलब सेल, मगर आगे लिखा है लाइफ, यानी ऐसी लाइफ जो सेल से नहीं बनी, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल उठाएं या यूकैरियोटिक सेल, दोनों सेल हैं तो वो सेलुलर लाइफ है। प्रोकैरियोट भी सेल है, यूकैरियोट भी सेल है, उसके अंदर उसका आउटर स्ट्रक्चर देखें, हाँ डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो सेल है भी नहीं मगर फिर भी वो लिविंग है, वो वायरस है। बिकॉज वायरस को हम एट द बॉर्डर ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कहते हैं। वो लिविंग बॉडी में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड होते हैं, तो वो लिविंग है। आउटसाइड द लिविंग बॉडी जो है ना वो बिहेव लाइक नॉन लिविंग करते हैं, तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट आता है।
अब लिखा है वायरस हैव डीएनए। अच्छा, डीएनए वायरस में क्या मतलब है? ये वो वायरस होते हैं जिनका डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। सबसे पहली बात एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन वाली बात है कि इसमें थायमिन होगा। तो वो वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए बेस्ड है वो डीएनए वायरस है। उनमें फिर दो हैं। एक आता है डबल स्ट्रैंड डीएनए, डीएस डीएनए मतलब डीएस मतलब डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायरस हम पहले वो पढ़ेंगे जो डीएनए बेस्ड है, जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए से बना है। और डीएनए में भी दो हैं, एक होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए, एक होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। तो वो वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंड है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है। इनमें लिखा है जीनोम डबल स्ट्रैंड है और मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस अकर यूजिंग द होस्ट एंजाइम। अब ये क्या करते हैं? ये मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करते हैं और मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करेंगे तो ये राइबोसोम से ट्रांसलेशन करवा के प्रोटीन बनाएंगे, मगर उसके लिए ये होस्ट के एंजाइम को, क्योंकि वायरस के पास अपने एंजाइम तो है नहीं, सो यूजुअली इन न्यूक्लियस, यहाँ पे ये न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करवाएंगे, फिर वहाँ से वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा तो उसकी ट्रांसलेशन होगी। तो एक्चुअली रॉन्ग मैसेज मिला है। अब राइबोसोम को लग रहा है कि भाई हमें न्यूक्लियस ने कोई मैसेज भेजा, यानी आपके सेल नंबर से हम कोई सॉफ्टवेयर के जरिए किसी को मैसेज करेंगे और उसके मोबाइल फ़ोन पे व्हाट्सएप पे आपके ही नंबर से मैसेज जा रहा है, लेकिन आप बोलेंगे मैंने तो नहीं किया, तो एक्चुअली इट्स समथिंग लाइक हैक। हमने आपका नंबर हैक करके आपके ही मोबाइल फ़ोन को यूज़ किए बिना हमने अपनी तरफ से आपके नंबर को एक्सप्रेस किया है। तो इस तरीके से ये वाली एक सिचुएशन होती है। अच्छा, सम मे कॉज कैंसर, इनमें से कुछ ट्यूमर, यूजुअली ज़्यादातर वायरस जो है ना वो ट्यूमर के हिसाब से भी हम देखते हैं कि वो जेनेटिक वेरिएशन कॉज करते हैं, म्यूटेशन, तो इसलिए हम कहते हैं सम मे कॉज कैंसर एंड डू नॉट इन्फेक्ट प्लांट्स एज नोटेड इन द टेक्स्ट। मेंशन किया हुआ है कि भाई यहाँ पे जो बात लिखी हुई है। अब यहाँ पे लिखा है कि एग्जाम्पल जो है ना, इसमें हर्पीज वायरस है, HSV1, HSV2। यहाँ पे दो वायरस है, हर्प्स या हर्पीज वायरस, हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस, HSV1, HSV2। 1 ओरल होता है और 2 जो है ना वो जेनिटल हर्पीज कॉज कर रहा होता है। तो ये जो हर्प्स वायरस होता है, हर्पीज वायरस है, यूजुअली ये डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस कंसीडर किया जा रहा है। सेकंड हमारे पास मेंशन है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, यानी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस। अब इसमें आपके पास जीनोम सिंगल स्ट्रैंड, अच्छा ये भी डीएनए है, इससे पहले वाला भी डीएनए था, बस वो डबल स्ट्रैंड था, ये सिंगल स्ट्रैंड है। कन्वर्ट टू डबल स्ट्रैंड डीएनए इनसाइड द होस्ट सेल। हाँ ये बात है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं है, वो तो आरएनए से डीएनए बनता है। इसमें अब मसला ये कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन का पॉइंट ये होता है कि इंटीग्रेशन में आपके पास जो वायरस का डीएनए होता है वो एक्चुअली होस्ट के डीएनए के साथ खुद को अटैच कर लेता है। तो वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा, इंटीग्रेशन कंसीडर होगा। तो वो कर कैसे सकता है? वो तो खुद सिंगल स्ट्रैंड है और होस्ट का डीएनए डबल स्ट्रैंड है। तो फिर यहाँ पे इट कन्वर्ट द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इनटू डबल स्ट्रैंड डीएनए इनसाइड द होस्ट एंड देन ट्रांसक्राइब्ड मैसेंजर आरएनए, और वहां से फिर ये ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए की करवाएगा न्यूक्लियस के अंदर। एग्जाम्पल में पर्वो वायरसेस जो है ना वो यूजुअली इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस की क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो मीनवाइल बाल्टीमोर की जो क्लासिफिकेशन है वो यूजुअली हमारे पास जीनोम कौन सा है और उस जीनोम में रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या है। प्रीवियस वाले को देखें तो वो डबल स्ट्रैंड था, उसको अपने आप को डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करवा रहा है। ये उससे एक स्टेप पहले है। ये क्या करता है? सिंगल स्ट्रैंड पहले खुद को डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करता है, उसके बाद फिर वो एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा पर्वो वायरस एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अच्छा अब आते हैं आरएनए वायरस। ठीक है, ये आरएनए वायरस की बात हम करते हैं तो जितने भी आरएनए वायरस हैं यूजुअली वो सब सारे के सारे जो है ना वो सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डबल स्ट्रैंड। तो वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा वो आरएनए बेस्ड हैं। फिर इनमें डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस हैं, इनका जीनोम डबल स्ट्रैंड आरएनए है। ये मैसेंजर आरएनए इनसाइड द होस्ट सेल, दे प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए इनसाइड द होस्ट सेल यूजिंग एंजाइम, एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, क्योंकि मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन ट्रांसक्राइब ही है। मैसेंजर आरएनए यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन और जीनोम रेप्लिकेशन। तो या तो इस मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल, ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, या इसी की मदद से जीनोम रेप्लिकेशन होगी। और इसकी एग्जाम्पल में रियो वायरस ऐड होते हैं डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस में। ठीक है,
अच्छा, डबल स्ट्रैंड आरएनए के बाद जो सिंगल स्ट्रैंड है उनकी दो कैटेगरीज हैं, एक है पॉजिटिव या प्लस स्ट्रैंड, एक है नेगेटिव या माइनस स्ट्रैंड। अब आरएनए में जो सिंगल स्ट्रैंड है वो दो हैं, उनमें एक है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड और एक इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंस या माइनस सेंस भी उसको कहते हैं। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड है ये बात तो समझ में आती है कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। पॉजिटिव सेंस क्यों कहते हैं? वो वायरस जिनके बारे में आपको मालूम है कि जो एज ए मैसेंजर आरएनए बिहेव करते हैं, डायरेक्ट उनका आरएनए मैसेंजर आरएनए की तरह ही एक्ट करता है और वो राइबोसोम से अटैच हो जाता है और राइबोसोम को ही जो है मिसगाइड करके ट्रांसलेशन शुरू करवाएगा। यानी उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन नहीं किया, उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो इंटीग्रेशन नहीं की, डायरेक्टली ट्रांसलेशन से स्टार्ट किया। पॉजिटिव सेंस है, दे जीनोम एक्ट डायरेक्टली एज मैसेंजर आरएनए। ये बात मेंशन है कि देयर जीनोम एक्ट एज डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए और इनमें कोई ट्रांसक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ट्रांसलेशन। एक छोटी सी बात मैं बता दूं, देखिए समटाइम्स इट हैपन कि आपके पास 1000 रुपीज़ का नोट है, ठीक है, और आपको ये बात मालूम है कि वो एक्चुअल नहीं है, वो जाली नोट है, फेक है। अब अगर आप उसी नोट को किसी के पास लेके जाते हैं ना, और अगर उसको उसकी नहीं पता उसके फीचर्स का कि असली और जाली में क्या फ़र्क है, तो उसको असली समझ कर ही वो आपको उसके अमाउंट के मुताबिक जो चीज़ चाहिए दे देगा। तो यहाँ पे राइबोसोम को एक आरएनए एज ए मैसेंजर आरएनए बन के उसको डिच कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है, तो वो राइबोसोम बेचारा उसकी ट्रांसलेशन कर देता है। अच्छा, इसमें कोरोना वायरस आते हैं, डेंगू और हेपेटाइटिस सी। तो कोरोना वायरस, डेंगू और हेपेटाइटिस सी वायरस जो है ना पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंस वायरस क्या है? मैसेंजर आरएनए जैसा बिहेव नहीं करते, वो एक्चुअली न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं और न्यूक्लियस को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, राइबोसोम खुद न्यूक्लियस के कंट्रोल में है और अगर न्यूक्लियस को कोई कंट्रोल कर ले तो राइबोसोम ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आएंगे। सो नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड वायरस में आप बताते हैं कि डज नॉट एक्ट एज मैसेंजर आरएनए, मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए आफ्टर एंटरिंग होस्ट सेल एंड रेप्लिकेशन अकर्स इनसाइड होस्ट सेल, ऑफन न्यूक्लियस इन्वॉल्वमेंट मेंशन्ड। न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट मेंशन होती है, जरूरी, मतलब मेंशन का मतलब है कि न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट का होना यहाँ पे जरूरी है। एग्जाम्पल है रेब्डो और पैरामाइक्सो वायरस, रेबीज और मीजल मम्स वायरस जो है ना वो आपको रेब्डो और पैरामाइक्सो वायरस कंसिडर होते हैं। अच्छा, अब आपके पास आते हैं वायरस की थर्ड कैटेगरी, यानी हमने पहले पढ़े डीएनए वायरस जिसमें डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड पढ़ा, फिर हमने पढ़े आरएनए वायरस जिसमें डबल और सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल में पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग पढ़ ली। अब आते हैं रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस यूज करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। असल में ये वो वायरस हैं जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल आरएनए है मगर दे हैव एबिलिटी टू मॉडिफाई देयर आरएनए इनटू डीएनए। तो इसको, और इसमें एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होता है। इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के बारे में लिखा है, एचआईवी वायरस है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए विद डीएनए इंटरमीडिएट, रिट्रोवायरस भी कहते हैं इसको। इसमें अपना आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और एक एंजाइम यूज करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो एक्चुअली होस्ट का ही एंजाइम होगा। एंड वायरल डीएनए, यहाँ पे वायरल डीएनए जो है वो एक्चुअली, अब जो आरएनए देखें, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इंसान के डीएनए डबल स्ट्रैंड के साथ अटैच नहीं हो सकता, तो यहाँ पे तरीका ये निकाला कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पहले खुद को बनाएगा डबल स्ट्रैंड डीएनए, उसके बाद फिर वो हमारे डीएनए के साथ इंटीग्रेट होगा। सो द वायरल डीएनए इंटीग्रेट इनटू होस्ट जीनोम यूजिंग द इंटीग्रेज एंजाइम। यहाँ पे एक और एंजाइम इंटीग्रेज है, इसकी एग्जांपल है एचआईवी। 2 सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस मतलब 2 सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं इसमें। और एक हमारे पास आता है डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस जिसमें आरएनए इंटरमीडिएट होता है, यानी पहले इससे आरएनए बनता है फिर उसी आरएनए को इस्तेमाल करके ये डीएनए बनाएगा। हेपेटाइटिस बी वायरस इसकी एग्जांपल में आएगा। आरएनए इज फॉर्म ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, पहले ये ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाएगा और फिर उस आरएनए को यूज करके डीएनए में कन्वर्ट करेगा और वो डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा। चूंकि इसका डीएनए एक्चुअल सर्कुलर होगा और यहाँ में लीनियर डीएनए चाहिए, तो आरएनए अंडरगोज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म डीएनए अगेन इनसाइड द कैप्सिड ऑफ द वायरस। इसमें हेपेटाइटिस बी वायरस इसकी एग्जांपल में आता है। तो हमने वायरस की जो क्लासिफिकेशन यहाँ डेविड बेल्टिमोर क्लासिफिकेशन डिस्कस की है, उनमें टोटल हो गई 7। अच्छा, 7 कैसे हो गई वो जरा देखें। ये जो 7 क्लासिफिकेशंस हैं, 7,
उनमें एक तो आपके पास आ गया, अगर हम डायरेक्ट काउंट करें, डबल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड, उसके बाद नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड, और उसके बाद आपके पास सिंगल स्ट्रैंड जो आरएनए विद डीएनए इंटरमीडिएट, और डबल स्ट्रैंड डीएनए विद आरएनए इंटरमीडिएट, ये वाले। तो टोटल ये 7 मेजर क्लासिफिकेशन है वायरसेस की, जो अब तक हमने ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम और रेप्लिकेशन की बेस पे डिस्कस की है। आपको इनकी एग्जाम्पल्स याद रखनी होंगी, और प्लस और माइनस स्ट्रैंड में कौन कौन से वायरस आते हैं वो आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास एक क्लासिफिकेशन और है जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। अब ये टाइप ऑफ वायरस होस्ट इन्फेक्टेड एग्जाम्पल के साथ देखें, जूओफेज वायरस, जूओ एनिमल्स हैं, तो ये एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। जूओफेज वायरस एनिमल्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि अच्छा वायरस होस्ट स्पेसिफिक क्यों होते हैं? क्योंकि हर वायरस का जो रिसेप्टर होता है वो जहां मौजूद होगा वायरस उसको इन्फेक्ट करेगा। और ये जैसे कोरोना वायरस, हेपेटाइटिस, ये ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंट वायरस, पोलियो वायरस, रैबिडो वायरस, जो एनिमल को इन्फेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, फाइटोफेज, फाइटो इज प्लांट, तो फाइटोफेज वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, कैम्बी। और यहाँ बैक्टीरियोफेज वायरस, जो नाम से पता चलता है बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, T4 फेज और बैक्टीरियोफेज में एक तो T4 फेज और एक को लैम्डा फेज के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये लैम्डा फेज वायरस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये है आपके पास वायरस की टाइप या क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, यानी ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, और एक क्लासिफिकेशन हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब कैप्सिड जो है ना, वो आउटर मोस्ट कोट या प्रोटेक्टिव कवरिंग है वायरस की। अब कैप्सिड की जो शेप होगी वही वायरस की शेप कंसीडर होगी। तो हमने क्या किया, कैप्सिड की बेस पे या शेप ऑफ कैप्सिड या शेप ऑफ वायरस की बेस पे वायरस की, अच्छा ये जो हेलिकल शेप या रॉड शेप है टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, ये हेलिकल शेप वायरस में इस तरीके का एक वायरस होगा। एक्चुअली इसको रॉड शेप अरेंजमेंट भी कहते हैं। अब इसके बाद पॉलीहेड्रन, जिसके डिफरेंट एंगल्स होते हैं, अलग अलग कॉर्नर्ड वायरस होगा, तो एडिनो वायरस इसकी एग्जांपल आएगा। टैडपोल शेप जो है ना, वो आपके पास बैक्टीरियोफेज वायरस है, जिसमें आपने इसका हेड देखा होगा और उसकी एक टेल है और उसके पास ये, तो ये इसका कौन सा वायरस है, बैक्टीरियोफेज। एनवेलप वायरस जो है ना, एनवेलप वायरस में फ्लू वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस ऐड होते हैं। स्फेरिकल शेप वायरस के अंदर आपका कॉलीफ्लावर, और सर्कुलर वायरस जो है ना, हम उसको HIV वायरस बताते हैं, जो एक्चुअली एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स कॉज करता है। तो यहाँ पे ये आपके पास 6 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, 3 ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट हैं, 6 अलग अलग टाइप ऑन द बेसिस ऑफ शेप है, और 7 डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम क्लासिफिकेशन है। डिजीज की बेस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो वी हैव डिफरेंट, एक है पोलियोमिलाइटिस डिजीज है, तो वायरस पोलियो वायरस है। हेपेटाइटिस डिजीज है, हेपेटाइटिस वायरस है। रेबीज है डिजीज, रेब्डो वायरस है। फ्लू, इन्फ्लुएंजा ABC वायरस है। चिकन पॉक्स, वर्सिला जोस्टर वायरस है। मीजल मम्प्स, पैरामाइक्सो वायरस है। एड्स, HIV ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंट वायरस है। कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस है, जिसकी डिफरेंट स्ट्रेन्स भी हैं। तो ये आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज, these are the type of diseases and these are the type of virus which actually cause these diseases। तो अगर आप डिजीजेस के हिसाब से देखें तो एक बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है, जो एक गिवन हमारे पास गिवन है यहाँ पे, तकरीबन आपके पास ये 7 to 8 जो डिफरेंट डिजीजेस हैं, उनकी बेस पे क्लासेस हमने क्लासीफाई किया वायरस को। कुछ MCQs डिस्कस कर लेते इस टॉपिक से रिलेटेड, कि हमें पता चल सके कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस जो है ना, उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि भाई आप हमें बताएं विच ग्रुप ऑफ वायरस हैज़ डबल स्ट्रैंड DNA, मतलब DS, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं DS DNA। अब डबल स्ट्रैंड DNA वायरस जो है ना, वो यूजुअली इनमें गिवन रियो वायरस तो नहीं है, पर्वो वायरस है, हर्पीज है। अच्छा, अब डबल स्ट्रैंड DNA के अंदर हमारे पास जो ये पर्वो वायरस कंसिडर किए थे, तो सिंगल स्ट्रैंड में आ रहे थे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें
तो ये हमारे पास हर्पीज वायरस जो है ना, हर्पीज वायरस सी, तो HSV1 भी इसमें आता है और HSV2 भी। तो हर्प्स या हर्पीज वायरस हम इनको कहते हैं, ये आपके पास डबल स्ट्रैंड DNA वायरस कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। वी हैव सिंगल स्ट्रैंड DNA। अच्छा, सिंगल स्ट्रैंड DNA वायरस है मगर सिंगल स्ट्रैंड DNA वायरस है। तो इनमें अगर हम देखें, कन्वर्ट देयर जीनोम इनसाइड द होस्ट, ये सिंगल स्ट्रैंड DNA अपने आप को पहले डबल स्ट्रैंड DNA वायरस में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो किस काबिल हो सके, इंटीग्रेशन, यानी वो खुद को होस्ट के DNA के साथ अटैच कर सके। तो इसमें आपके पास सिंगल स्ट्रैंड DNA वायरस जो है वो कन्वर्ट करता है अपने जीनोम को किस में, डबल स्ट्रैंड DNA वायरस में, ताकि वो इंटीग्रेशन कर सके। तो इस सवाल में हमारे पास डबल स्ट्रैंड DNA यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सॉरी, सिंगल स्ट्रैंड तो वो है ना खुद ही, तो सिंगल स्ट्रैंड जो है ना वो है, तो वो कन्वर्ट होगा डबल स्ट्रैंड, और डबल स्ट्रैंड DNA हमारे पास ए ऑप्शन में मेंशन है, तो डबल स्ट्रैंड DNA में खुद को कन्वर्ट करेगा। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है, वो उसका जो जीनोम है वो कैसे काम करता है, रिक्वायर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो तो RNA को चाहिए। मस्ट बी ट्रांसक्राइब इनटू मैसेंजर RNA, क्या उसको मैसेंजर RNA में ट्रांसक्राइब होना जरूरी है। इज फर्स्ट कन्वर्ट इनटू DNA एक्ट डायरेक्टली। एक्चुअली यहाँ पे जो पॉजिटिव सेंस होगा उसके बारे में हमने कहा था कि वो एक्चुअली जो है ना एक्ट एज मैसेंजर RNA। तो जो पॉजिटिव सेंस होता है वो डायरेक्टली मैसेंजर RNA बिहेव करेगा, एज ए मैसेंजर RNA बिहेव करेगा। उसको उसको ट्रांसक्रिप्शन की अलग से नीड नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली एज ए मैसेंजर RNA बिहेव करेगा, तो राइबोसोम को ट्रांसलेट करवाएगा, तो ये पॉजिटिव सेंस वायरस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव। अच्छा, इनमें से गिवन नेगेटिव सेंस वायरस कौन सा है, जो डायरेक्टली राइबोसोम से अटैच नहीं होता बल्कि वो न्यूक्लियस बेस अटैक करता है। तो इसमें हमारे पास अगर आप देखें, डेंगू वायरस, कोरोना, और डेंगू वायरस और कोरोना, तो आपके पास जो है ना इनमें हम कहेंगे कि आपके पास पॉजिटिव सेंस आ जाएंगे। नेगेटिव में रेब्डो वायरस आ जाएगा। जी हाँ, ये रेब्डो वायरस आपका नेगेटिव सेंस में आ जाएगा। HIV तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आएगा। तो जो पॉजिटिव सेंस वायरस है वो कोरोना, डेंगू वायरस आ जाएंगे, और HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। लेकिन हमसे पूछा है नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस, रेब्डो वायरस इसका आंसर होगा। अच्छा, रिट्रो वायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करता है, उसमें एंजाइम कौन सा इस्तेमाल करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्योंकि DNA से RNA बनेगा, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्टेज। लेकिन जब RNA को दोबारा DNA बनाया जाएगा तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो बिलोंग करता है टू विच क्लास, हेपेटाइटिस बी। एक्चुअली डबल स्ट्रैंड DNA है लेकिन उसमें RNA इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ हमारे पास दिस इज डबल स्ट्रैंड DNA वायरस विद RNA इंटरमीडिएट। हेपेटाइटिस बी वायरस एक्चुअली बैल्टीमोर क्लासिफिकेशन में डबल स्ट्रैंड DNA विद RNA इंटरमीडिएट से बिलोंग करता है। अच्छा, विच वायरस हैज टू आइडेंटिकल सिंगल, कौन सा वायरस होता है जिसके अंदर दो सिंगल स्ट्रैंड RNA मॉलिक्यूल्स हैं मगर दोनों आइडेंटिकल हैं। यानी एक ऐसा वायरस, मैं थोड़ा सा आपको बना के दे देता हूँ, कैप्सिड भी है, उसमें आपको स्पाइक्स मिलती हैं उसकी, उसमें GP120 उसकी सरफेस प्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, जो होस्ट से अटैच होने में मदद देती हैं, और इसके अंदर इसके दो आइडेंटिकल RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये एक्चुअली HIV वायरस का जिक्र हो रहा है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंट वायरस। ठीक है, तो इस MCQ का आंसर डी करेक्ट ऑप्शन। अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस है उसको हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज। यानी बैक्टीरिया को अटैक करेगा बैक्टीरियोफेज, प्लांट को अटैक करेगा फाइटोफेज, एनिमल्स को अटैक करेगा जूओफेज, और माइक्रोफेज में फंजाई है बट इट्स वेरी रेयर वन, तो ये फंजाई ऐड होगा। लेकिन इसका आंसर हमारे पास ए ऑप्शन बैक्टीरियोफेज होगा। CAMV कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस इन्फेक्ट विच टाइप ऑफ होस्ट। कॉलीफ्लावर एक प्लांट है तो डेफिनेटली
प्लांट्स को ही इन्फेक्ट करेगा, फाइटोफेज वायरस है डी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ ज़ूओफेज, एनिमल को बीमार करने वाला। T4 तो बैक्टीरियोफेज आ जाएगा, ये दोनों फाइटोफेज हैं। तो रेब्डो वायरस रेबीज की बीमारी कॉज करता है, तो रेबीज एनिमल्स में जैसे ह्यूमन बीइंग में भी ये बीमारी है, तो इस लिहाज से आप ज़ूओफेज वायरस कंसिडर करेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब आते हैं HIV वायरस के स्ट्रक्चर को और उसकी जो डिजीज़ है एड्स उसको डिस्कस करने के लिए। HIV स्पेसिफिसिटी, HIV वायरस की स्पेसिफिसिटी फॉर होस्ट सेल क्या है? HIV एक वायरस है जिसको ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंट वायरस कहते हैं। HIV ये टारगेट करता है बॉडी में CD4 सेल, जिनको आप हेल्पर सेल या हेल्पर T सेल्स के नाम से जानते हैं। हेल्पर T लिम्फोसाइट्स हैं। बॉडी के अंदर CD4 क्लस्टर डिफरेंशिएशन 4 इसका पूरा नाम है। हम ये CD4 हेल्पर सेल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। हमारी बॉडी में रिसेप्टर HIV के CD4 के ऊपर मौजूद है। दैट इज़ द मेन रीज़न HIV स्पेसिफिसिटी फॉर होस्ट सेल। दीज सेल्स, अब ये जो हेल्पर सेल्स हैं ये यूजुअली क्या करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स में हमारे साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, बी सेल्स की एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करके एक्चुअली ये हेल्पर हैं, मदद करते हैं, हर इम्यून सिस्टम को एक्टिव करवाते हैं ताकि रिस्पॉन्स बीमारी के अगेंस्ट हो। लेकिन HIV अनफॉर्चुनेटली ऐसा वायरस जो हेल्पर सेल को ही डिस्ट्रॉय करता है और हमारा इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। अच्छा, वाई HIV टारगेट, क्यों HIV जो है ना वो T सेल्स को टारगेट करता है और T सेल में ख़ास तौर पे हेल्पर T सेल को क्यों टारगेट करता है? एक्चुअली T सेल्स हैव अ स्पेसिफिक रिसेप्टर CD4 रिसेप्टर। अब ये जो CD4 रिसेप्टर हैं ये नेचुरली हेल्पर सेल को बॉडी के बाकी सेल्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में मदद देता है, मगर यही रिसेप्टर वायरस HIV के वायरस के ऊपर मौजूद है उसके एंजाइम के की लॉक की तरह। सो HIV ग्लाइकोप्रोटीन जो स्पाइक्स हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, HIV की सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन GP120, ठीक है, दैट बाइंड टू दीज रिसेप्टर लाइक अ लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मैकेनिज्म। सो वायरस एंटर वाया एंडोसाइटोसिस, वायरस आपके हेल्पर सेल में एंडो अटैच होने के बाद वो फ्यूज हो जाता है। स्टेप्स है ना, अटैचमेंट है, फ्यूजन, पेनिट्रेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फिर इंटीग्रेशन है और वो सारे के सारे स्टेप हैं। तो इसमें अटैच और HIV एक्चुअली हाईजैक करता है होस्ट मशीनरी को और डिस्टर्ब प्रोटीन सिंथेसिस। एक्चुअली वायरस जो है ना हमेशा किसी भी होस्ट के साथ मास्टर स्लेव रिलेशन होता है। वायरस अटैक करता है तो वायरस होस्ट के सेल को हाईजैक करके खुद बन जाता है मास्टर और सेल को कर लेगा स्लेव, तो मास्टर स्लेव रिलेशन बन जाता है। अब HIV का जो वायरस है वो हेल्पर सेल को अपना गुलाम बनाएगा और हेल्पर सेल में अपना लाइफ साइकिल ओरिजिनेट करेगा और वहाँ से अब ये एड्स की डिजीज कॉज। अच्छा, सिम्टम्स ऑफ एड्स, अलामात में HIV के बारे में एक जुमला है, HIV डज नॉट डायरेक्टली किल। HIV जान नहीं लेता, लेकिन एड्स इज द स्टेज ऑफ इम्यून फेलियर। देखें, एड्स के बारे में कोई बोले ना कि एड्स की बीमारी से इंसान की मौत हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली तो हम बोल देते हैं कभी कभार कि भाई एड्स हो गया था और वो मर गया, लेकिन एक्चुअली एड्स इंसान की जान नहीं लेता, ये सिर्फ इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है। फिर बाकी जो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेज होती हैं, जो बाकी इन्फेक्शन है, उनको मौका मिल जाता है और वो लूटमार मचाते हैं और वो आपको बीमार करते हैं। तो एड्स के मरीज़ को फिर हर तरह की सेप्टिसीमिया वाली कंडीशन, ब्लड पॉइजनिंग है, स्किन कैंसर, कापोसिस सार्कोमा भी है, डिमेंशिया भी है, लिम्फ नोड स्वेलिंग भी है। मतलब वो एक फराज का एक शेर है जो एड्स के अकॉर्डिंग बहुत क्लियरली ऐड होता है कि भाई दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ते बना लिए। यानी आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी की दीवार है, डिफेंस है, अब वो दीवार गिर चुकी है। अब जिसको दिल चाह रहा है वो आपके घर में लूट मार मचा रहा है, तो फिर आपका डिफेंस मैकेनिज्म फ्लॉप हो गया और आप हर तरह की बीमारी का शिकार बन जाएंगे। तो यहाँ पे अर्ली स्टेज में आपका फीवर ऐड होता है, फ्लू लाइक इलनेस है, हेडेक है जो रिकरेंट विद इन 6 वीक्स जो है ना, सीवियर फॉर्म ऑफ हेडेक कंटिन्यू रहता है। वैसे भी अच्छा ज़रूरी नहीं कि हेडेक को लेकर आप परेशान हो जाएंगे, ये तो ऐसा नहीं है, बट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन। इसमें पेशेंट इज़ इन्फेक्शियस, पेशेंट इन्फेक्शियस हो जाएगा। अच्छा, इसमें लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग, खास तौर पे नेक रीजन में जो लिम्फ नोड्स हैं उनकी स्वेलिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। कुछ अरसे तक वो अपीयर होते हैं फिर डिसअपीयर हो जाते हैं, ये वाली। और अगर इन्फेक्शन बार बार हो रहा है कोई रिपीटेड, तो ये एक बड़ी एक इंडिकेशन होती है कि वाई द बॉडी गेट द सेम इन्फेक्शन रिपीटेडली अगेन एंड अगेन।
तो यहाँ पे फिर टेस्ट करवाना ज़रूरी हो जाता है HIV का। लेटेंट स्टेज के अंदर जो है ना, इट मे लास्ट 10 years विदाउट सिम्टम, यानी HIV वायरस बॉडी में इनएक्टिव हालत में एज ए प्रो वायरस। अच्छा, प्रो वायरस का वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? प्रो वायरस का वर्ड हम यूज़ करते हैं तब जब पर्टिकुलरली हमें ये पता हो कि वायरस बॉडी में था या है लेकिन वो एक्टिव नहीं हुआ, तो जब इनएक्टिव फेज होती है वो प्रो वायरस होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें स्वॉलन लिम्फ नोड्स, ठीक है, नेक रीजन में, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट इसकी लिम्फ सिम्टम में आते हैं। प्रोग्रेसिव इम्यून फेलियर में TB हो जाना, नमूनिया हो जाना, स्किन कैंसर, कापूसी सार्कोमा, कैंसर है, स्किन कैंसर है, वायरल इन्फेक्शन, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, मतलब एक बीमारियों की ना एक दुकान खुल जाती है इंसान की बॉडी में और हर तरह की बीमारी हो रही है। इन्फेक्शन, माइनर इन्फेक्शन, सीवियर कॉम्प्लिकेशन, इन्फ्लुएंजा, फ्लू हो रहा है तो वो सीवियर हो गया। इस तरह की तमाम चीज़ें जो है ना, ये इसकी सिम्टम्स में ऐड हो जाती हैं। फाइनल स्टेज के अंदर सडन सीवियर वेट लॉस आता है, नाइट स्वेट, डायरिया, ठीक है, सेप्टिसीमिया, ब्लड पॉइजनिंग, जब ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड में हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, डिमेंशिया लाइक कंडीशन होती है, मेमोरी अफेक्ट होती है, डेथ ड्यू टू इम्यून कोलैप्स, और आखिर में फिर इम्यून सिस्टम टोटली रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है और इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्ड ना करने की वजह से इंसान की मौत हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन हम ऐड कर रहे हैं ना, ये सारी कंडीशन एड्स की सिम्टम्स में ऐड हो जाती है फाइनल स्टेज में। अच्छा, ट्रांसमिशन ऑफ HIV क्या है, कैसे फैलता है? देखिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज वन ऑफ द मेजर रूट। 90% केसेस में एक इन्फेक्टेड पर्सन मेल से फीमेल या फीमेल से मेल को थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ट्रांसफर होता है। अच्छा, रीयूज ऑफ द सिरिंजेस या सर्जिकल ब्लेड, इस्तेमाल के लिए सिरिंज का दोबारा यूज करना या सर्जिकल ब्लेड इस्तेमाल की गई हैं और जिस मरीज़ को वो इस्तेमाल की गई हैं, क्या पता वो उसको HIV का जो वायरस उसकी बॉडी में इनएक्टिव हालत में था और वो अब किसी और में ट्रांसफ़र हो गया है। इसके अलावा अनस्टेरिलाइज्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर स्टेरिलाइज ना हो, या ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए जो अनस्क्रीन्ड हो, यानी किसी एड्स के मरीज़ का ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया गया है विदाउट टेस्ट और मालूम नहीं था, और उससे भी एड्स जो है डेफिनेटली, और मदर टू चाइल्ड, माँ से पैदा होने वाले बच्चे को ट्रांसमिशन होती है टू ब्रेस्ट फीड, या फिर हम बाय बर्थ भी हम कहते हैं कि बच्चे को HIV इन्फेक्शन माँ से ही ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है। अच्छा, प्रिवेंशन क्या है? सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द लाइफ शुड बी अकॉर्डिंग इस्लामिक रूल्स। तो इन चीज़ों को जहन में रखें तो 90% केसेस तो यहीं पे एड्स के कवर होते हैं। अच्छा, रीयूज़ ऑफ सिरिंज को अवॉइड किया जाए, स्टेरिलाइज मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ हो, इंश्योर करें कि जब भी ब्लड लगे उसका टेस्ट हुआ हो प्रॉपर लेबॉर्ट्री से, और पब्लिक अवेयरनेस एंड हाइजीन मेजर्स जो है ना, लोगों को बताया जाए। एड्स अवेयरनेस जो है प्रोग्राम्स होते हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से आप खुद को इस बीमारी से बचा सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइलाज है, उसकी कोई इलाज अब तक नहीं है। क्या हो सकते हैं MCQs इस टॉपिक से रिलेटेड? HIV प्राइमरीली टारगेट, HIV का वायरस पहले किसको टारगेट करेगा? तो वो एक्चुअली आपकी बॉडी में हेल्पर T सेल्स है, जिनको CD4 सेल्स के नाम से भी जानते हैं। यानी मेन हमारा ऑप्शन यहाँ पे B ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। स्पेसिफिक रिसेप्टर होस्ट के सेल पे HIV ग्लाइकोप्रोटीन 120। अच्छा, ये HIV ग्लाइकोप्रोटीन 120 ये ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंट वायरस जो है ना, एड्स का जो वायरस है उसकी प्रोटीन है, और इसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स आपको CD4, यानी ये आपको मिलेंगे कौन से सेल्स पे? हेल्पर T सेल्स। ठीक है। अच्छा, हेल्पर T सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग। हेल्पर T सेल इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे काम जो गिवन है, मगर ये एक काम है जो नहीं करता। मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है, साइटोटॉक्सिक T सेल्स को करेगा, डायरेक्टली किलिंग द वायरस इन नहीं, डायरेक्टली इनफैक्ट कभी भी ये हेल्पर सेल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करने के लिए, वो साइटोटॉक्सिक T सेल्स को यूज़ करता है। मतलब यहाँ पे बाकी सब कुछ तो B सेल्स को एक्टिव करना है, T सेल्स को, या मैक्रोफेजेस के एक्टिवेशन में हेल्पर सेल इन्वॉल्व है, लेकिन C ऑप्शन जो है ना वो इसका आंसर होगा, इसमें इन्वॉल्व नहीं है। HIV एंटर द होस्ट, HIV होस्ट की बॉडी में या होस्ट सेल में, होस्ट के सेल में एंटर होता है
आफ्टर फ्यूजन, और वो एंडोसाइटोसिस के जरिए GP120 ग्लाइकोप्रोटीन अटैच होता है CD4 रिसेप्टर ऑन हेल्पर, और उससे वो फ्यूज होने के बाद एज एंडोसाइटोसिस उसका कैप्सिड इंसर्ट हो जाएगा। द ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक ऑफ HIV दैट बाइंड टू CD4 रिसेप्टर, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कौन सी है? GP120। एक्चुअली जो रिसेप्टर से अटैच होती है वो GP120, GP41 फ्यूजन के लिए इस्तेमाल होती है मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट हैव CD4, इनमें से कौन से सेल्स हैं जिनमें CD4 नहीं होंगे, या CD4 के एक्चुअली विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट हैव CD4 रिसेप्टर, तो इनमें जो CD4 रिसेप्टर्स नहीं है वो कौन से हैं? हेल्पर टी सेल्स में तो हैं, इसके अलावा आपके पास मैक्रोफेजेस, सर्टेन ब्रेन सेल्स या रेड ब्लड सेल्स, तो देयर इज नो एनी टाइप ऑफ रिसेप्टर इन द रेड ब्लड सेल्स, तो हम कह सकते हैं मैक्रोफेजेस में भी हैं, ब्रेन सेल्स में भी मौजूद होंगे सर्टेन, बट रेड ब्लड सेल्स डोंट हैव सच टाइप ऑफ रिसेप्टर लाइक CD4, तो ये MCQs हमारा होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ MCQs में देखते हैं कौन कौन से MCQs पॉसिबली इसमें पूछे जा सकते हैं। Which of the following is an early symptom of HIV, यानी early symptom of HIV हमारे पास, ठीक है, HIV के early symptoms जो हैं वो हमारे पास क्या है? विद इन 6 वीक नाइट स्वेट या सीवियर वेट लॉस तो खैर लास्ट में आता है, कापोज फीवर एंड फ्लू लाइक सिम्टम परसिस्ट कर रही होती हैं काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक, विद इन 6 वीक्स वी कैन से दैट लगातार हेडेक भी रहे और फीवर भी हो या फ्लू लाइक इलनेस होती है, तो ये वाली कंडीशन विद इन 6 वीक परसिस्ट करती है। अच्छा, ड्यूरिंग द लेटेंट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन विच सिम्टम में परसिस्ट, लेटेंट स्टेज के अंदर HIV में जिसमें वो बॉडी के अंदर रह सकता है अप टू 10 ईयर्स, उसमें ये स्पेशली नेक में स्वॉलन लिम्फ नोड्स, नेक में लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये इसकी लेटेंट स्टेज कंसीडर होती है और ये कुछ अर्से में डिसअपियर हो जाती है। फिर हाउ लॉन्ग कैन लेटेंट स्टेज ऑफ HIV लास्ट? HIV विदाउट सिम्टम्स अप्रोक्सीमेटली लास्ट अप टू 10 ईयर्स, यानी इन सर्टेन केसेस HIV वायरस एक बॉडी के अंदर इनएक्टिव हालत में लेटेंट स्टेज में 10 साल भी वो बॉडी में रह सकता है, तो प्रो वायरस के तौर पे। कापोसी सार्कोमा एक टाइप है स्किन कैंसर की, ठीक है, कैंसर है बट एक्चुअली वी यूजुअली कॉल देम एज अ स्किन, तो पर्टिकुलरली स्किन कैंसर, और ये इसकी एंड के फाइनल स्टेजेस में ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली सीन इन द फाइनल, कौन सी चीज़ है जो फाइनल स्टेज में नज़र नहीं आ रही होती है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास डायरिया है, नाइट स्वेट्स हो गए, सीवियर वेट लॉस है, CD4 काउंट बढ़ता नहीं है बल्कि CD4 काउंट तो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि हेल्पर सेल लगातार डैमेज हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय, और उनकी काउंट और तादाद में कमी हो रही होती है। HIV डज नॉट डायरेक्टली किल, HIV डायरेक्टली जो है ना डज नॉट किल द पेशेंट, रेदर डेथ अकर्स ड्यू टू, अच्छा मौत HIV की वजह से नहीं हो रही, उसकी असल वजह है कि इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा लीडिंग टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जो मौके से फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं ना वो चौका लगाते हैं, भाई आपके पास पैसों से भरा हुआ बैग है, गिर गया, पैसे बिखर गए, तो आप ये मत सोचिएगा कि अब जो है ना वो चोरी हो गया, अब वो तो मौका मिलेगा तो वो कोई छोड़ेगा ही नहीं, सेफ रहते तो सेफ रहते, तो यहाँ पे यही हुआ है कि इम्यून सिस्टम जो है ना वो कोलैप्स कर गया। अच्छा, मेजर रूट ऑफ HIV ट्रांसमिशन, अप्रॉक्सीमेटली 90% ट्रांसमिशन में अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब मेल और फीमेल का सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए 90% केसेस हैं जिसमें ये ट्रांसफ़र होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड रूट ऑफ HIV? HIV ट्रांसमिशन का वैलिड रूट स्टेरिलाइज सिरिंज से तो नहीं होगा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ, अगर आप ऐसा ब्लड लगाते हैं जो अनस्क्रीन, मतलब जो प्रॉपर टेस्ट ना हो, तो सबसे बड़ा मेन फैक्टर ही यही होगा, ठीक है। मदर टू चाइल्ड, माँ से बच्चे को HIV ट्रांसफ़र होता है, मगर ड्यूरिंग डिलीवरी सिर्फ लिखा है ऐसा नहीं है, बल्कि प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, डिलीवरी के दौरान जो मैटरनल
ब्लीडिंग होती है उससे भी, और ब्रेस्ट फीड जब बच्चा फीड करता है तो माँ से बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान या आफ्टर जो बर्थ है उसके बाद जो ब्रेस्ट फीड है उसके ज़रिए भी HIV ट्रांसफ़र हो सकता है। विच प्रिवेंटिव मेजर इज़ मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट सेक्शुअल, देखिए कौन सी प्रिवेंटिव मेजर जो है वो मोस्ट इफेक्टिव हैं अगेंस्ट सेक्शुअल ट्रांसमिशन, मतलब सेक्शुअल ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो सेफ सेक्शुअल प्रैक्टिस जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होती है फॉर HIV टू अवॉइड दिस डिजीज। HIV कैन बी ट्रांसमिटेड, HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अनस्टेरिलाइज सिरिंजेस और ब्लेड का दोबारा इस्तेमाल। शेयरिंग ऑफ टॉयलेट सीट या मॉस्किटो बाइट से या कफ एंड स्नीज वगैरह इनसे नहीं होता, तो ये एक्चुअली रीयूज ऑफ अनस्टेरिलाइज सिरिंजेस हैं। अच्छा, टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन, HIV के ट्रांसफ़र होने को अगर हम प्रिवेंट करें इन हेल्थ केयर सेटिंग तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेशन, लेकिन एक चीज़ है जिसकी रिकमेंडेशन नहीं होगी। स्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए होना चाहिए, टेस्ट किया हुआ खून लगाना है, स्टेरिलाइज सिरिंजेस इस्तेमाल करनी है, और रीयूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंज, यानी आप सिरिंज को दोबारा इस्तेमाल कर लें बॉयलिंग के बाद तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गलत है, ठीक है ना। आप उसको यूज़ की हुई सिरिंज इस्तेमाल करें ना उसको आप बॉयल करके दोबारा इस्तेमाल करें, क्योंकि एक्चुअली चांसेस ऑफ HIV स्टिल ओवर देयर, तो ये कभी नहीं। बाकी जो न्यू सिरिंज है, प्रॉपर स्क्रीन ब्लड है, ये आपके पास प्रिवेंटिव मेजर्स में आते हैं। अच्छा, विच बॉडी फ्लूइड इज नॉट कंसिडर्ड अ मेजर रूट ऑफ HIV, ब्लड, सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड, तो स्वेट, पसीने से HIV वायरस ट्रांसफर